शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आज तक यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, बीएड, डीएलएड या उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो जीएस के क्वेश्चन क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें जीएस में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर आपने एक बार ये वीडियो कर लिया और देख लिया, इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन अगर आपने याद कर रहे, तो हो सकता है कि ये क्या है कि जो आगामी होने वाली परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है इसमें कि त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी, कामेट में कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर। और ये कहाँ है, चमोली जिले में है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कामेट है। तीसरा कौन सा है, नंदा देवी पूर्वी। याद रखना है कि नंदा देवी पूर्वी है और जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, नंदा देवी पश्चिमी है। दूसरा सवाल है आज का, आकाशीय बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है, क्यों। तो देखिए, जो चीज पहले दिखाई दे रही है पहले सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्यों दिखाई दे रही है बिजली चमक पहले, क्योंकि उसकी जो वेग है, उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो चाल है, वो चाल ज्यादा है किससे, ध्वनि से ज्यादा। इसलिए आकाश की चमक हमें पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। तो इसका आंसर देखो, इसमें दे रखा है क्योंकि प्रकाश की किरण ध्वनि तरंगों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती है, इसलिए हमें क्या है, वो ज्यादा दिखाई देती है, पहले दिखाई देती है प्रकाश की किरण। अगला सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है जिला परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति समिति में से कौन से पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है। तो देखिए, ग्राम पंचायत होती है, जिला परिषदें होती हैं, लेकिन ग्राम सभा नहीं होती है। ग्राम सभा कहीं नहीं होती है, उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्राम पंचायत है। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो क्या थे, मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे और उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार शासक बनता है और उसके बाद कौन बनता है, अशोक बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन बना, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बिंदुसार आजीवक आजीवक धर्म का अनुयायी था और उसका बेटा अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल शब्द के लिए केदार खंड का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अगर देखा जाए, स्कंद पुराण में गढ़वाल के तो केदार खंड है और कुमाऊं के लिए क्या है, मानस खंड का शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव देखिए क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। उत्तराखंड पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि पेन ड्राइव है क्या है। तो पेन ड्राइव है एक सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण भंडारण एकक। द्वितीय भंडारण एकक का मतलब है सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि हम क्या है, लैपटॉप या कंप्यूटर से निकाल सकते हैं जिसे। अगला सवाल है, हवाई जहाज, रॉकेट, ध्वनि व प्रकाश में से किसकी गति वायु में सबसे ज्यादा है। तो वायु में जो सबसे ज्यादा गति होती है वो किसकी होती है, हवाई जहाज की होगी या रॉकेट की होगी या ध्वनि की होगी या प्रकाश की होगी। तो वायु में जो सबसे ज्यादा गति होती है वो होती है किसकी, प्रकाश की, यानी कि लाइट की गति वायु में सबसे ज्यादा होती है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। तो गायत्री मंत्र सीधा सीधा किससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक प्राचीन जो पर्वत है वो है अरावली। अगला सवाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है जो गरीबों को क्या है, राशन दी जाती है सरकार के द्वारा, यानी कि बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड और जो अंत्योदय के तहत सरकार द्वारा सबको राशन दी जाती है देश में, वही क्या कहलाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है, जमाखोरी को रोकना है और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है। आपको पता है कि जो हमारे राशन कार्ड होते हैं उसमें क्या होती है, हमें कम दामों में क्या उपलब्ध होती है, राशन उपलब्ध होती है। और अंत्योदय के लिए तो क्या है, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो किलो चावल है।
अगला सवाल, तेजस क्या है? तो तेजस एक से क्वेश्चन में आएगा, तेजस क्या है? तो तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो एक लाइट वेट जो विमान है क्या? तेजस। अगला सवाल, सूर सागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सूर सागर की रचना जो सूरदास ने किस भाषा में की है? तो वो की है आपकी ब्रज भाषा में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हम्म, इसी प्रकार महालेखा एवं नियंत्रक जो परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। और उसकी याद में हर साल 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है आपका, गन्ना किस जलवायु की फसल है? तो देखिए, जो गन्ना है आपका, वो गन्ना है आपके, गन्ना जो है आपका, वो है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। गन्ना आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके अलावा गन्ना किस किस ऋतु में बोया जाता है? नहीं, ये गन्ना जो है किसकी फसल है? रबी की है कि खरीफ की कि जायद की है? तो एक खरीफ की फसल है। इसके अलावा जो गन्ना है, इसके अलावा जो गन्ना है, गन्ना के अलावा खरीफ के और कौन कौन सी फसलें? तो आपको पता है कि गन्ना के अलावा जो खरीफ की फसलें हैं हमारी, वो कौन कौन सी हैं? गन्ने के अलावा होगी आपकी फसल, एक तो होगी चावल। चावल भी किसकी फसल है? चावल भी जो फसल है वो खरीफ की फसल है। अगला सवाल है, भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 क्यों प्रसिद्ध है? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था ये कांड? क्योंकि सरकार द्वारा मार्च 1919 को पूरे भारतवर्ष में रोलैक्ट एक्ट लागू किया गया था। और उस रोलैक्ट एक्ट में क्या था कि भारतीयों को शक के आधार पर ही जेल में डालना था। जब भारतीयों को ये पता चला तो इसका क्या है, इस कानून का यानी रोलैक्ट एक्ट का पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ। तब क्या हुआ कि जब पंजाब में इसका विरोध हुआ तो उनके दो बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और एक नेता अन्य थे, उनको क्या पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक रैली हुई। और वहां पर क्या है, पुलिस द्वारा जो निहत्थे जो रैली कर रहे थे लोग, उनको क्या है, मार दिया गया। तो इसी के भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो सवाल है, 13 अप्रैल तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो जो तेलंगाना बना भारत का, वो कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन अब भारत में क्या है? भारत में अब 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर को क्या है, अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। जम्मू जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ साथ लद्दाख भी एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जैव ऊर्जा में कौन सा भारत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है? तो भारत में अभी तक सौर ऊर्जा जो है, क्यों सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है? क्योंकि भारत क्या कर्क रेखा पर स्थित है। और यहाँ पे क्या है, धूप क्या है, बहुत अच्छी खासी मिलती है भारतीयों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेमकुंड साहिब कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि हेमकुंड साहिब कहाँ है। तो हेमकुंड साहिब है आपके चमोली में। पूर्णागिरी है आपके चंपावत में। सरोवर नगरी नैनीताल को कहा जाता है। और जो झंडा मेला लगता है वो देहरादून में लगता है। शीतकालीन क्रीड़ाओं के लिए शीतकालीन क्रीड़ाओं के लिए शीतकालीन क्रीड़ाओं के लिए का प्रमुख केंद्र औली किस जिले में? तो औली कहाँ है? चमोली जिले में। कब से यहाँ पे शीतकालीन क्रीड़ा जो प्रतियोगिता स्कीइंग वो प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी 1987 से। और क्या है, जोशीमठ से औली जाने के लिए एक रोपवे है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और ये कितना लंबा है? 7 किलोमीटर लंबा है। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। ऐसे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी क्या है? मीथेन ही है। और एलपीजी का क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला, एटीएम का विस्तारित विस्तारित रूप है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का जो पूरा नाम है वो है ऑटोमेटेड टेलर
टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम की फुल फॉर्म है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध गुजरात राज्य में है? तो नर्मदा नदी क्या सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पे, और ये गुजरात में है। भारत गणराज्य कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? ये गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरा कर सकती है? तो देखिए मटर की फसल, क्योंकि मटर की फसल में क्या होता है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इसलिए जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या लेती है, मटर की फसल से क्या लेती है, नाइट्रोजन लेती है। अगला सवाल है, सती प्रथा को समाप्त करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो जो सती प्रथा थी भारत में, उसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका थी राजा राम मोहन राय की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से भारत में क्या हुई थी, सती प्रथा का अंत हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे, उसमें गवर्नर जनरल थे, और राजा राम मोहन राय क्या थे, एक स्कॉलर, समझ लो आप, एक स्कॉलर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, किस लवण के घुलने से, किस लवण के घुलने से जल अस्थायी कठोर हो जाता है? जल कठोर किस लवण के घुलने से हो जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड जब हम जल में मिलाते हैं तो जल क्या हो जाता है, जल कठोर हो जाता है। रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप। किन रोगों से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। गेहूं, चावल, सोयाबीन, दही में कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में ही होता है वैसे भी। अगला, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? देखिए सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि जो सूर्य है और जो चंद्रमा है यानी कि मून है, उसके बीच में क्या जाती है, नहीं, जो सूर्य और जो पृथ्वी है उसके बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। यानी चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है सूर्य ग्रहण में। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ये दोनों अपनी जो है पोजीशन चेंज कर लेते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं? साल, सागौन, आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं? तो ये हैं आपके मानसूनी या पतझड़ वन के वृक्ष। याद रखना कि साल, सागौन और आम ये मानसूनी और पतझड़ वन के वृक्ष हैं। अगला सवाल, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, विश्व भारती में से किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? तो देखिए जो और सारे के सारे आश्रम हैं उसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, लेकिन विश्व भारती जो आश्रम है उसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स उत्तराखंड में किस जनपद में है? तो जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स जो है वो है आपके हरिद्वार जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का औसत तापमान होता है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? देखिए सेंटीग्रेड में तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल, विभिन्न देशों की मुद्रा भी हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। तो चीन की क्या है, चीन की युआन है, फ्रांस की क्या है, यूरो है, इंग्लैंड की क्या है, पाउंड है, और जापान की क्या है, येन है। ऐसे ही बांग्लादेश की क्या है, टका है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, आरबीसी करता है, यानी रेड ब्लड सेल्स करती हैं ऑक्सीजन की पूर्ति। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उस गवर्नमेंट जॉब्स में जो महिलाओं के लिए आरक्षण होता है वो 30% होता है। जबकि जो पंचायत चुनाव होता है उस पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? 50% का आरक्षण महिलाओं को पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। यानी कि जो 50% सीटें जो रिजर्व होती हैं पंचायत चुनाव में वो महिलाओं के लिए होती है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में दुग्ध उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन यही है कि जो दुग्ध उत्पादन है उस दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है।
अगला क्वेश्चन है मद्रास के समीप कलपक्कम। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये कलपक्कम का है, तो मद्रास, ठीक है, किसकी स्थापना की गई है? तो नाभिकीय रिएक्टर है वहाँ पे कलपक्कम में। तो वहाँ पे क्या है, किसकी स्थापना की गई है? एक नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 कब से लागू किया गया? ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर में पूछा, पीसीएस में पूछा, यूके ट्रिपल एससी ने बहुत बार जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। जो आरटी है, यानी कि शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो कौन सा आर्टिकल में ये? 21 के कॉम में शिक्षा का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है? मुद्रा राक्षस किसके? विशाखा दत्त की है। मुद्रा राक्षस किसके? विशाखा दत्त की है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे? जैव प्रौद्योगिकी से। जैव प्रौद्योगिकी से। जबकि प्रथम हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन से था। भारत को क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल प्रशिक्षुओं को दिया जाता है। प्रशिक्षकों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो हर साल मनाया जाता है आपके 8 सितंबर को। 8 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो देखो यहाँ पे गलत दे रखा है, त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है, जबकि त्रिरत्न जो संबंधित है वो संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न में बौद्ध धर्म में आता क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न थे तो दोनों के, जैन के भी थे और बौद्ध के थे। लेकिन अगर जैन और बौद्ध दोनों हो आंसर में कभी, तो बौद्ध पे लगाना है। और अगर आंसर में सिर्फ जैन दे रखा तो सिर्फ जैन पे ही हमें लगाना है। तो त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ये क्या होता है? बुद्ध, धम्म और संघ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सका है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और इनको याद करने का तरीका क्या है? गरम, छज, पतरम। गौ का मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं कि गरम, छज, पदरम, ये क्या है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किन 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 स्थानों में विस्तृत है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है आपके, वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपके पाकिस्तान और भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और भारत की पहली सभ्यता भी कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अलग अलग स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे लोथल हो गया, आपका सुरकोटदा हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया। तो ऐसे ही घोड़ों के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो जो घोड़ों के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं आपके सुरकोटदा से। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सा यूनानी यात्री भारत भारत आया था? तो कौन सा आया था? मेगस्थनीज। इसी प्रकार पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या आया था? फाहियान। इसी प्रकार वेनसांग किसके कार्यकाल में आया था? तो वेनसांग आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत। हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत कौन आया था? वेनसांग आया था। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के फाहियान आया था। और मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका लिखी है, जिसमें उसने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। अगला सवाल, नंदानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका किसके नाटक हैं? तो नंदानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये किसके नाटक है सारे के सारे? ये हैं आपके हर्ष के। अगला क्वेश्चन, किस सम्राट के संबंध में मेहरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? जो मेहरौली अभिलेख है उस
इसमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और मेहरौली स्तंभ लेख कैसा है? एक लौह स्तंभ है ये, एक लोहे का स्तंभ है ये, लौह स्तंभ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोहे का स्तंभ कौन सा अभिलेख है? तो मेहरौली स्तंभ लेख क्या है? लोहे का अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजयों का नेतृत्व किसने किया था? तो दक्षिण भारत का विजय को जो नेतृत्व किया था अलाउद्दीन खिलजी के, वो किसने किया था? मलिक कफूर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो मध्यकाल में आपने पढ़ा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के शासक थे फिरोज तुगलक। उन्होंने दासों के रखरखाव के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगलों का अंतिम सम्राट कौन सा था? बहादुर शाह द्वितीय था। और ये बहादुर शाह द्वितीय कौन सा था? जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। एक तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, दूसरा कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो आयुर्वेद है ऋग्वेद का, धनुर्वेद है यजुर्वेद का, और गंधर्व वेद है सामवेद का। जबकि शिल्पवेद किसका है? अर्थववेद का है। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से सम्राट अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो कौन से ऐसे बौद्ध भिक्षु थे? तो देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद 269 ईस्वी में उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद क्या कर दिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उन्होंने किसके कहने पर अपनाया था? तो उपगुप्त के कहने पर अपनाया था उन्होंने बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस शासक को बदनसीब, आसरवादी, खूनी आदि नामों से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 योजनाएं थी वो सारी की सारी क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? बदनसीब कहा जाता है, आदरवासी कहा जाता है, और खून का प्यासा भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो उन्होंने लिखी है आपकी तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी लिखी है। जबकि और जितनी भी मुगल काल की जो पुस्तकें हैं वो सारे की सारी किस में लिखी गई हैं? फारसी भाषा में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र नामक किताब का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो पंचतंत्र जो किताब है उसका फारसी भाषा में अनुवाद जो किया था वो अबुल फजल ने किया था। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। और किसके कार्यकाल में आए थे? ये आए थे आपके जहांगीर के कार्यकाल में। कब आए थे? 1609 में आए थे। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आए थे। और 1615 में आया था सर टॉमस रो। और किसी कार्यकाल में आए थे? जहांगीर के कार्यकाल में ही आए थे। पहले हॉकिंस, फिर सर टॉमस रो आए थे भारत। जहांगीर के संरक्षक एवं शिक्षक कौन थे? तो सबको पता है कि जहांगीर के संरक्षक एवं शिक्षक कौन थे। जहांगीर के संरक्षक और शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के संरक्षक और शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसके बीच का परिणाम क्या हुआ था? तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। सबसे पहली बात तो यह है, किस किस के बीच हुआ था? तो इस युद्ध में जो बना था भारतीयों का त्रिगुट बना था, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था, और जबकि एक अन्य था उसका नाम क्या था? मीर कासिम। और ये मीर कासिम था बंगाल का नवाब। और इन्होंने जो युद्ध लड़ा था 1764 में, बक्सर का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। अंग्रेजों की तरफ से इसमें सेनानायक कौन था? कैप्टन मुनरो था। जिसमें इस युद्ध में क्या हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला सवाल, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुसलमान था वो अल बरूनी था। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह के लिए विशेष रूप से कार्य किसने किया? किसने किया था सबसे ज्यादा प्रयास? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो विधवा विवाह थी
उसके लिए अब तक सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं। अगला सवाल है आपका, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला क्वेश्चन, मुगलों के जो अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून या वर्मा में उनकी मृत्यु होगी थी। कौन सा मुगल सम्राट शाहे बेखबर कहलाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रायन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो त्रायन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। फिर 1192 में फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या है, हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। जबकि प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी प्रथम युद्ध में। अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह ने सिख खालसा की स्थापना कब की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और कब की थी? 1699 में की थी। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भारत में राशनिंग प्रथा की शुरुआत की थी? जो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली देखते हैं आजकल, पीडीएस सिस्टम देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत क्या है, जो भारत में अनाजों का वितरण किया जाता है, चावल गेहूं जो राशन कार्ड में हमें मिलता है, तो उसकी शुरुआत किसने की थी भारत में? तो उसकी शुरुआत की थी भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग सा विभाग भी बनाया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इक्ता पद्धति किसने भारत में शुरू की थी? तो दिल्ली सल्तनत के जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश, और गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद इल्तुतमिश ने आया था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली में एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसमें क्या होता है, जो समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, सीमा से लगे हुए जो क्षेत्र होते थे, इनमें क्या किया था उसने, अपने सैनिकों को स्थापित किया था। और उन्हें क्या देता था वो, जो इनका काम क्या होता था कि जो गांव होते थे उन गांवों में से राजस्व इकट्ठा करना, और उसमें ये अपनी सैलरी को काट देते और कुछ राजा के पास जमा करा देते थे, यानी कि सुल्तान इल्तुतमिश के पास जमा करा देते थे। मराठा शक्ति किस वैसा के शासन काल में अपने चरम पर थी? तो बाजीराव के शासन काल में क्या थी, अपने चरम पे थी मराठा शक्ति। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, तो उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला गया था। तो उसमें जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे। जबकि जेल जाने वाले जेल जाने वाले ये सत्याग्रही चुने जाने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? अगला क्वेश्चन आपका है, इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? तो किसने भेजा था? चर्चिल ने भेजा था। और इस कब आया था भारत में? मार्च 1942 या मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर क्रिप्सी थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 और मद्रास अधिवेशन 1908 के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? रास बिहारी बोस चुने गए थे। इस 1907 के अधिवेशन में हुआ क्या था कि जो कांग्रेस के अंदर उग्रवादी और उदारवादी थे, वो दोनों क्या हो गए थे? अलग अलग विभाजित हो गए थे। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, बंगाल का बंटवारा किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो 1904 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था, जिसमें बंगाल को दो भागों में, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थानों में सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? तो सूती कपड़े के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो इस समय जो है वो है आपके पाकिस्तान में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला राजस्व क्षेत्र को क्या कहा जाता? जागीर कहा जाता, जिसमें नगद वेतन नहीं दिए जाते थे, जबकि जो गांव है या कोई भी एक क्षेत्र, उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, जिससे वो क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाले सुल्तान कौन थे? तो गयासुद्दीन जो तुगलक थे, तुगलक वंश के, वो क्या समझते थे, वो क्या मानते थे? निजामुद्दीन औलिया को अपना क्या मानते थे? दुश्मन मानते थे पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति का प्रारंभ किया? तो अकबर ने जो आईने दहसाला पद्धति थी उसकी क्या की थी? भारत में शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, अलाय दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने।
अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? संभाजी ने। जबकि अष्टप्रधान बनाया किसने था? शिवाजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन में सेना का प्रधान क्या कहलाता? तो जो मुगल थे उसमें जो सेना का प्रधान था वो कहलाते थे मीर बख्शी। अगला सवाल है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1636 में, उसमें नसरुद्दीन मोहम्मद थे दिल्ली सल्तनत के शासक। उसके समय में क्या हुआ था, भारत में मंगोलों का आक्रमण हुआ था और तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ था 1636 में। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंडियन बार इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1870 1857 किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी थी बी डी सावरकर ने, यानी कि वीर सावरकर ने। तो आज हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कम से कम 60-70 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो अगला वीडियो जो होगा वो वीडियो भी किससे होगा? जो उत्तराखंड में आज तक के जितने भी पुराने जितने पेपर हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन होंगे उस उनमें क्या होंगे, सारे के सारे यही पेपर होंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है।